हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी लोग बहुत सेफ़ होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में और मेरा नाम है हर्षित यादव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि लिविंग क्या होते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, तो हमने बात करी थी कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है और जो लिविंग होती हैं वो कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग हैं, यानी कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो डिफाइनिंग फीचर हैं, क्या उनको देख करके बता सकते हैं कि ये लिविंग में ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग में भी होती हैं, लिविंग में भी होती हैं, सेम तरह की होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब डिफाइनिंग फीचर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो लेक्चर देख लें। और जिन्होंने देख रखा है मैं उनको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमने ग्रोथ पढ़ा था, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ा था, फिर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस। इन 5 चीज़ों की बात करी थी। उसके बाद हमने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे। कैरेक्टर्स क्या हैं और डिफाइनिंग फीचर क्या है ये हमने समझा था, और जिसमें से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये क्या था, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक थे लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं थे। तो डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से थे आपके? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि ह्यूमन अगर कोई कॉमा में है तो वो क्या होगा, वो लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा? तो शायद कुछ लोगों ने सर्च किया होगा गूगल में, कुछ लोगों ने छोड़ के आगे बढ़ा दिया होगा कि सर तो बताएंगे ही। सर नहीं बताएंगे। आपने कमेंट नहीं किया है, अगर कमेंट करेंगे तभी मैं उसका आंसर बताऊंगा, अदरवाइज आगे बात करते हैं। बाकी आप फिर सोचिएगा, भूल गए हों तो फिर से सर्च करिएगा कि अगर कोई ब्रेन डेड पेशेंट्स है, मान लो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है किसी पेशेंट में, तो वो क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है? सारी चीज़ें मशीन हैंडल कर रही हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। जैसे हमने बात करी कॉन्शियसनेस की कि इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, हमारी बॉडी उसके लिए कॉन्शियसली एक्ट करे तो हम कह देंगे कि हम लिविंग हैं। लेकिन कोई पर्सन है, कॉमा में लेटा हुआ है, उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, उसे कुछ नहीं पता, बाहर सर्दी है वो उठ कर नहीं जाएगा स्वेटर पहनने, गर्मी है उसमें नहीं आ रहा पसीना, है ना, उसका हार्ट ख़राब है, मशीन से ब्लड पंप किया जा रहा है, लंग्स ख़राब है, मशीन से प्यूरिफाई किया जा रहा है, एयर ली जा रही है, हर चीज़ में मशीन सपोर्ट कर रही है। तो बताइए वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये कॉन्शियसनेस से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से सर्च करिएगा। अब आते हैं आज के अपने लेक्चर पे, और आज बहुत खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा, इवन पूरी बायोलॉजी में काम आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके पूरी बायोलॉजी में हर जगह आएगा ये टर्म। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड और आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी की, ठीक है। लास्ट में हमने डिफरेंस बात करी थी, अब बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कि लिविंग वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है, वैसे तो हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो आपका कोई एनिमल हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वो सब क्या है, कोई ना कोई स्पीसीज़ हैं, ठीक है। एनिमल की स्पीसीज़, कीड़े मकोड़ों की स्पीसीज़, है ना, जानवरों की स्पीसीज़, इंसानों की स्पीसीज़, सब क्या है, कोई ना कोई स्पीसीज़ हैं। और उन हर सब चीज़ों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज, अभी तक कितनी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं? तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, और ये आंकड़ा बहुत पहले का है, अभी रिसेंट का आंकड़ा नहीं है। ये एनसीईआरटी ने बहुत पहले दे रखा था, वही चीज़ बार बार चला आ रहा है। तो अभी तक का जितना भी आंकड़ा है वो इतना ही है, 1.7 से 1.8। ये चीज़ याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है जो अभी तक खोजी गई है, तो ऑप्शन में ये आ जाएगा, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना,
कि कितनी बायोडाइवर्सिटी अभी तक खोजी जा चुकी है। लास्ट में हमने बात करा था सिंपल सा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो हमने डायरेक्टली एनसीईआरटी के नहीं अपनी लैंग्वेज में बात करी थी कि लिविंग बीइंग और उनकी पूरी डाइवर्सिटी, लिविंग बीइंग और उनकी पूरी डाइवर्सिटी को मिला दें तो दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, शॉर्ट में समझने के लिए है। चीज़ें अगर आपको साइंस में समझ में आ जा रही हैं तो लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप क्या हर कोई बना करके लिख लेगा। ठीक है, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो लिविंग बीइंग और उनकी पूरी डाइवर्सिटी, हम पूरे होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नोट करना है, नोट कर लें, नहीं तो मैं इसे रफ करता हूँ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, आज के टॉपिक में एंटर करते हैं। ये तो रिकॉल कराने के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं पूरी डाइवर्सिटी की ही, लेकिन उनमें कुछ सारे टर्म हैं, सब अपने अलग अलग टर्म हैं, सबके अपने अलग अलग टर्म्स की बात करेंगे। एक एक टर्म को उठाएंगे और उसको समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी बायोलॉजी में काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन। ऐसे छोटे छोटे से टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आगे बात करेंगे सिस्टमैटिक क्या होता है। यानी कि ये पूरी बायोलॉजी का एकदम कोर पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला चैप्टर है तो एकदम बेसिक समझिए इसको, और यही बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर से जो आता है कई बार ये बेसिक्स ही आ जाते हैं, और यही बेसिक्स क्या होता है, फंडे हिले हुए होते हैं लोगों के, है ना। वो नाम तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये है क्या। ठीक है, तो समझते हैं नोमेनक्लेचर क्या आता है। नाम से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगी। नोमेन मतलब नाम, है ना, कैसे नाम दिए गए, इस तरह से कुछ रिलेटेड होगा। तो हाँ, वही चीज़ है कि कैसे हर चीज़ के नाम दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखते हैं क्या कहती है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली में हम लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बात करेंगे। तो द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम बात करें, आपका नाम सोनू, आपके भाई का नाम मोनू, आपके बगल में पड़ोस में रहता है, उनके भी दो भाई, उनका भी नाम सोनू मोनू। अब मान लो कि पास में एक दुकान है, आप दोनों लोग गए, अरे हाँ, अब क्या सोनू मोनू लड़की का नाम नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है, चलो आप दोनों लोग गए, लड़के का नाम है। अब दोनों लोग गए, अब दोनों का नाम सोनू है, दोनों लोग चले गए दुकान। अब दुकान वाला पूछता है कि सोनू तुमको क्या दें? अब दोनों लोग कहते हैं कि मुझको ये, तो वो कहेगा मैंने तुमसे पूछा है, वो कहेगा आपने सोनू कहा है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि नहीं होगी? क्रिएट होगी ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ें जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, मान लो वो विदेश में भी पाई जाती हैं। अब कुत्ता है, हमारे यहाँ भी होता है, विदेश में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसे कुत्ता कहते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ और कहते हों। जैसे अपने यहाँ की ही बात कर लो तो कहीं कहीं कुत्ते को कुकुर बोला जाता है ना। तो अब समझ लो, अब जब आप जानते नहीं हैं कि कुकुर क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे बहुत, जैसे मैं बाहर रहता था, कोटा में था, तो ऐसे खाने की चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक ही सब्जी को पता नहीं वो लोग क्या बोलते थे या हम क्या बोलते थे, या कोई ऐसा कोई सामान होता था, कोई चीज़ होता था, उनके यहाँ कोई और लैंग्वेज बोली जाती थी, है ना। जैसे मैंने मटरी कॉमन नेम है, कॉमन सी चीज़ है जो बहुत स्टूडेंट्स अपने साथ ले जाते हैं घर से बनवा के। अब उसमें बड़ा मिसकंसेप्शन होता था, कोई उसे मटरी बोलता था, कोई उसे मट्ठी बोलता था, और कोई नमक पारे भी बोलते हैं कहीं। तो ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, तो मिसकंसेप्शन हो जाता है कि यार किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। अब कोटा में है, जैसे हमारे यहाँ, अपने यहाँ यूपी में क्या बोलते हैं, पोहा बना है। कोटा में क्या बोलते हैं, पोए। मैं जैसे जाता था, मैं बोलता था पोहा दे दो, तो हंसते थे, कहते देखो पोहा बोल रहा है
है ना। तो ऐसा है, क्या है, नेमिंग का चीज़ें वही हैं, नाम अलग अलग हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं, और वो अलग नाम से बुलाएगा, वो अलग नाम से बुलाएगा, तो यार ऐसा बड़ा कंसेप्शन हो जाएगा, मिसकंसेप्शन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यार एक नाम रखते हैं जो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, बाकी उसके अलावा आपको जो अपना मन रखना है, घर में चुन्नू, मुन्नू, सोनू, मोनू, है ना, टेडी, गुड्डा, जो भी, गुड़िया, बिट्टी, जो भी आपको घर में कहना है आप कहो, लेकिन एक नाम ज़रूरी होगा। उस नाम को क्या कहा गया, उसे साइंटिस्टों ने नाम दिया, उसे नाम दिया गया साइंटिफिक नेम। जैसे स्कूल का नाम होता है ना कि हमारा स्कूल का नाम तो यही है, घर पे छोटू बुला लेते हैं, कभी बउआ बुला लेते हैं, है ना, कुछ भी बुला लेते हो, घर से मतलब नहीं है, आप अपने यहाँ क्या बुलाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। कहते हैं ना कि आपकी 10th की मार्कशीट पे क्या नाम लिखा है, वही इंपॉर्टेंट है। तो बस ऐसे ही साइंटिफिक नेम साइंटिस्टों ने दे रखा कि ये हम रख देते हैं, उसके बाद आप अपने घर में कुछ भी बुलाइए, हमें मतलब नहीं है। तो वो जो साइंटिस्टों ने नाम रखा हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और उस नाम को क्या किया गया, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। उस नाम को रखना दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। समझ गए। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई, आप समझ रहे होंगे कि आइडेंटिफाई कैसे पता लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तब साइंटिफिक नेम, साइंटिस्टों ने अपना नाम तो रख दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका क्या नाम रखा था। तो हमें तो तभी पता चलेगा ना जब हम पढ़ेंगे कि अच्छा इसका ये नाम है। अब पढ़ेंगे कैसे, जब आप उसमें कोई ना कोई टैग लगाओगे। तो वही चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। तभी पता चलेगा जब उस ऑर्गेनिज्म को आप करेक्टली बताओगे, सही से बताओगे कि ये है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ठीक है, और हम तभी जानेंगे जब उस ऑर्गेनिज्म में उसका नाम अटैच होगा। अब ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, अभी मैं समझाता हूँ ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे उसका नाम अटैच होगा। देखा है ना कहीं, नहीं याद आ रहा, अभी याद दिलाता हूँ, 2 मिनट में आएगा। चलो पहले ये समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर ये नीचे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ज़रूर क्वेश्चन आता है। आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके जब क्वेश्चन लगाएंगे तब उन क्वेश्चन में आपको ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले से बता देता हूँ, पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला है दैट इज ICBN। क्या है ये, ICBN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर। ये कंफ्यूजन होती है यहाँ बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि क्या था, फॉर था या एक और टर्म आएगा, अभी मैं बताता हूँ। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल, BN है ना, अब देखना यहाँ BN है या एक और है ZN। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपकी सिर्फ B और Z में होगी। ठीक है, तो ICBN, अगर BN है तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका मैं अभी बताता हूँ, पहले फुल फॉर्म याद रखिए। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ, वहां पर फॉर है यहाँ पर ऑफ है। खैर इतना क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि फॉर और ऑफ में चेंज दे दिया जाए, क्वेश्चन खैर आएगा BN और ZN से। ठीक है, तो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ये क्या है, ICBN और ICZN। जब नोमेनक्लेचर किया गया तो साइंटिस्टों ने क्या किया, पेड़ पौधे लिविंग तो वो भी होते हैं ना, अभी हमने बात करी थी प्लांट्स की, है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या था, प्लांट्स की बात करी थी, तो वो भी लिविंग है। तो जब प्लांट्स की नोमेनक्लेचर की गई, प्लांट्स के बारे में जब नाम रखा गया, तो जिस चीज़ के अंदर रखा गया दैट इज कॉल्ड ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल। बोटेनिकल का मतलब यहाँ पर समझो प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट से, जब प्लांट्स का नाम दिया जा रहा था दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और वहीं दूसरा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, जूलॉजी मतलब एनिमल्स,
और जब एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया जा रहा था तो वो उसे बोला इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पर ऐसा होगा कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म है वहीं पर उसका नाम भी लिखा हो। ठीक है, तो आप लोग बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी आपने बोटेनिकल गार्डन तो नहीं देखे होंगे, बहुत कम ही लोग जाते हैं वहाँ, लेकिन जूलॉजिकल गार्डन देखे होंगे। ये नाम से कम वाकिफ़ होंगे। एक नाम जो सब वाकिफ़ होंगे वो नेम है जू, चिड़ियाघर। जू नाम सुना है? जू इसी से बना हुआ है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का ही छोटा सा आगे वाला पार्ट उठा करके लिख देते हैं दैट इज जू, और लिख देते हैं चिड़ियाघर। हालांकि वहाँ चिड़िया के अलावा बाकी सब चीज़ें होती हैं, नाम होता है चिड़ियाघर। ठीक है, तो जब आप चिड़ियाघर या आप जू घूमने जाएंगे, जू जो भी हो व्हाटएवर, जब आप चिड़ियाघर घूमने जाएंगे, अरे चिड़ियाघर कहते हैं, चिड़ियाघर घूमने जाएंगे ना, तो वहाँ आप देखते हैं क्या है, जानवर है और किनारे उसका नाम लिखा हुआ है ना। शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ, घड़ियाल। यार मगरमच्छ के भी कई सारे टाइप, मुझे चिड़ियाघर जाके पता चला कि मगरमच्छ के भी कई सारे टाइप होते हैं। मैं तो सबको हरा देख के मगरमच्छ ही बोल रहा था, वहाँ पे समझ में आया कि नहीं अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ आएंगे। ऊद बिलाव है ना, मैं तो ऊद बिलाव नहीं जानता था क्या होता है, चिड़ियाघर में पहली बार देखा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चिड़ियाघर में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, उनका नेम लिखा होता है, और नेम कौन सा, साइंटिफिक नेम लिखा होता है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ साइंटिफिक नेम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉरेन से घूमने आया है और आपने मान लो वहाँ कुत्ता बंद कर दिया और वहाँ पे कुकुर लिख दिया, तो उसको विदेशी को समझ में आएगा क्या कुकुर क्या होता है? नहीं ना, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब डॉग नहीं लिखा होगा, डॉग साइंटिफिक वर्ड नहीं होता, डॉग भी हमारा बनाया हुआ है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सब हमारी अंग्रेजी में बनाई हुई हैं, ये साइंटिफिक नहीं होते। साइंटिफिक में कैट और डॉग को फेलिस बोलते हैं। ठीक है, टाइगर को टाइग्रिस, इनकी फैमिली है। ठीक है, ये इंग्लिश में नाम लिखना साइंटिफिक नेम नहीं होता, तो ये कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि कुत्ते को डॉग कहते हैं, नहीं, फेलिस। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम है। आगे बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम की, सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल देता हूँ, बाकी जिसे नोट करना है वो कर ले, नहीं करना है आलसी बच्चे हैं कोई बात नहीं, मैं रफ कर देता हूँ। सब जहाँ दस्तक न दे चौखटती वो दुनिया मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो आप लोग समझ गए, अब हेडिंग डालिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कुछ, बायनोमियल है ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या? साइंस में मतलब पता होगा ना आपको, मोनो मतलब एक, जानते हो ना, मोनो मतलब वन, डाई या बाय कहीं लिखा हो तो उसका मतलब दो, ट्राई लिखा हो तो तीन, टेट्रा लिखा हो तो चार, बस साइंस में इतने ही आएंगे।
मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इतने ही आएंगे, ठीक है। बाकी पेंटा, हेक्सा ये सब आपके केमिस्ट्री में आएंगे, IUPAC नेम में। साइंस में इतने ही आएंगे। तो ये नाम मालूम है ना आपको, मोनो मतलब एक, तो यहाँ पर बाई है, तो बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब नाम, जिनका नाम दो भागों में डिवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये किसने दिया था, तो गिवन बाय किसी को मालूम है क्या? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इंक थोड़ा सा कम हो रही है क्या? एक मिनट, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। हाँ, किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। और दो नाम कैसे, कैरोलस लीनियस ने कैसे नोमेनक्लेचर को दो भागों में डिवाइड किया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कैरोलस लीनियस ने कैसे दो भागों में डिवाइड किया था नोमेनक्लेचर को? उन्होंने बताया था कि कोई भी साइंटिफिक नेम होता है तो वो दो भागों में डिवाइड होता है, और उसमें आगे वाले को या पहले वाले को हम लोग कहते हैं दैट इज जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये क्या उटपटांग से सर नाम है? अरे कुछ नहीं है, साइंटिफिक नेम है। अभी एग्जांपल पे समझेंगे। तो ये जो साइंटिफिक नेम दिए कैरोलस लीनियस ने, उनको बताया कि जो आगे वाला होता है उसे बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो पीछे होता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। बस एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल NCERT ने आपकी बात करी है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो NCERT ने एग्जाम्पल के तौर पे बात करी है आपकी मैंगो की। हम और भी ले लेंगे, लेकिन पहले मैंगो को देख लेते हैं। NCERT ने नाम दिया है मैंगो का, दैट इज मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या है सर? बेटा जो आम होता है, आम, अभी गर्मी आ रही है, आम आने शुरू हो गए होंगे, तो वो आम का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप घूमेंगे तो आप अगर बोलेंगे कि मुझे मैंजीफेरा इंडिका चाहिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आम बोलते घूमेंगे तो हो सकता है आप चीन में, जापान में, अमेरिका में, जब आप इन दूसरे देशों में जाएंगे बाहर, अरे कभी ना कभी जाओगे हैं। सर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इतना दूर का मैं सोच ही नहीं पाता। अरे ठीक है यार, YouTube पे वीडियो देखते हो ना, तो YouTube पे वीडियो जब देखोगे ना तब समझ में आएगा कि वहाँ कुछ और नाम बोले जाते हैं, यहाँ कुछ और नाम बोले जाते हैं। तो YouTube पे देख लेना, ठीक है। तो उस आम का जो नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने ये जो नाम दिया तो इसमें बताया कि ये जो आगे वाला है दैट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम। ये क्या है? जेनेरिक नेम है ना, या इसी को बोलता है जीनस है। ये समझ में आता है? जीनस, या इसको बोलता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, या इसी को स्पीसीज, ठीक है। इंडिका क्या है? स्पीसीज है। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। अभी ये जीनस, स्पीसीज, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं, उनको सीखते हैं। तो जो आगे वाला है दैट इज जीनस, पीछे वाला जो है वो स्पीसीज है। इसके आगे नहीं आएगा क्या सर कुछ? इसके आगे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नाम में, दो नामों में डिवाइड किया गया है, मैंजीफेरा एंड इंडिका। तो दो ही नाम आएंगे। अभी इसके आगे क्या आएगा उसकी भी बात करेंगे। तो ये आपके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ का साइंटिफिक नेम होता है। हर चीज़ का मतलब, जैसे अगर बात करें वीट का, आपके में NCERT में एग्जाम्पल है गेहूं का, तो उसे बोलते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिवम वो आपका साइंटिफिक नेम। फिर उसके बाद जो हाउस फ्लाई है, घर में जो मक्खियाँ उड़ती है ना छोटी छोटी काली सी, कभी खाने में बैठ जाती है, कभी परेशान करती रहती है चेहरे के सामने आके, दैट इज मस्का डोमेस्टिका। उसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। ऐसे ही कॉकरोच है, कॉकरोचेस,
वो वाला कॉकरोच नहीं, राघव वाला, वो कॉकरोच नहीं। कॉकरोच ये जो आपके घर में घूमते हैं, किचन से निकल आते हैं सिंक से एकदम, है ना। लड़कियों के लिए तो पता नहीं क्या ही चीज़ है ये। खैर, तो इसका भी अपना एक नाम होता है। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का नाम क्या होता है? अरे यार, इतना क्या डर रहे हो, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कॉकरोच का नेम क्या होता है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। ये कॉकरोच का नाम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे हाउस फ्लाई का हमने मस्का डोमेस्टिका देखा, ये इसका। ऐसे जो आपने फ्रॉग देखा है, फ्रॉग, मेढक, है ना, फुदकता रहता है। बरसात आएगी अभी जुलाई से तो फुदकने लगेगा, कई जगह तो अभी भी बारिश हो रही है। उस मेढक का भी नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है राना टिग्रीना। क्या नाम होता है? राना टिग्रीना। ये सब नाम सुन लो, बायो लिया है तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, है ना। खैर, इतना कठिन नहीं है, बार बार पढ़ते जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय, तो ये आपको याद रखना है, कैरोलस लीनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। अभी बाकी और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा। मैं हर टॉपिक से बताता जा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा, और जब क्वेश्चन आए तो देखते ही सॉल्व होना चाहिए, इसीलिए मैं हर जगह बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस। चलो, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। जैसे हमने नोमेनक्लेचर देखा, अब उसका एक यूनिवर्सल रूल है। ऐसे ही नहीं दे दिया गया कि मैं हाथ उठाया, मैं एक नाम देता हूँ और बोल दिया कि आगे वाला जेनेरिक नेम, पीछे वाला स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके रूल होते हैं, नियम के अनुसार काम करना होता है और बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा होगा तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही एक रूल है, उसी रूल के हिसाब से सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे। तो रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली, बायोलॉजिकल नेम का मतलब ये जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। लैटिन क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है, लैटिन, कुछ और ना समझ लेना। एंड रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स एक फॉर्म होता है लिखने का। इटैलिक्स कोई लैंग्वेज नहीं होती। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक है। लैटिन एक लैंग्वेज है, बट इटैलिक्स एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म है वर्ड्स को लिखने का, वर्ड्स को लिखने का, ठीक है। व्हाट्सएप चलाते हो ना, वहाँ से जब लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी भाषाएं आएंगी, तो एक लैटिन लैंग्वेज होगी वहाँ पे, वो भाषा है। लेकिन जब आप कोई सेंटेंस लिखा है, मान लो लिखा है माई नेम इज़ हर्षित यादव, अब इसको आप मोटा, पतला, आड़ा, टेढ़ा, है ना, डिज़ाइनदार, ये सब चीज़ें जब आप चेंज करते हैं ना इसकी, इस सेंटेंस को, कि स्टाइल बनाते हैं, कि स्टाइल होता है इटैलिक्स, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स। और किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स। उसका जो फॉर्म होता है, उसकी जो डिज़ाइन होती है वो कैसी होती है? इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। कोई भी ओरिजिन हो उससे मतलब नहीं है, उनको हमें लैटिनाइज्ड ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। और देखो, साइंस अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि साइंस में ऐसे टर्म क्यों आते हैं। यहाँ बाई लिखने की ज़रूरत क्या थी? सीधे 2 लिख देते ना, पाई क्यों लिखा? ऐसे साइंस में जो बहुत सारे टर्म हैं, जब उनका अपने आप में मतलब समझेंगे, जैसे हम बात करें लीवर, लीवर को साइंस में बोलते हैं हेपेटो। आपने डॉक्टर देखा होगा ना,
गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, गैस्ट्रो स्टमक को बोलते हैं, पेट को बोलते हैं, तो गैस्ट्रो क्यों लिखा, स्टमक क्यों नहीं लिखा, है ना। जैसे किडनी को रीनल बोलते हैं, किडनी क्यों नहीं लिख देते, रीनल क्यों लिखा, हमें कंफ्यूज करने को। तो मैं बता दूं कि ये जो साइंस है, ये जो मैंने पहला लेक्चर बनाया था अपना सबसे पहला, इस चैनल का सबसे पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि बायो क्या है, कहाँ से आई, क्या मतलब होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो साइंस है ये लैटिन से ओरिजिन है इसका। ये जो साइंस बनाई है ये लैटिन लैंग्वेज में थी, फिर उसके बाद कन्वर्ट करके अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से समझने के लिए इन्होंने अपने आप में बनाया। अब जैसे रसिया जाते हैं बहुत से लोग MBBS करने, तो वहाँ पर रसियन लैंग्वेज होती है, तो उनकी जो किताबें हैं वो भी लैटिनाइज्ड ओरिजिन हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, लैटिन वाली लैंग्वेज में। अब सॉरी, रशियन लैंग्वेज में। अब रशिया क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, कैसे पता करेंगे। हमारे लिए तो दो ही लैंग्वेज होती है ना, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। रशियन में कैसे कहोगे कि ये हिंदी में है कि इंग्लिश में है, रशियन में है। अब रशिया किस में होती है, हिंदी में कि इंग्लिश में, नहीं वो रशियन में होती है। तो ऐसे ही क्या है कि जो साइंस बनी है वो लैटिन लैंग्वेज में बनी है, फिर उसके बाद जिसको पढ़ना था उसने अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारी ये जो इंग्लिश है ना वो हमने अपने हिसाब से बदल ली, बाकी दूसरे देशों ने अपने हिसाब से बदल ली, इसलिए जो ओरिजिन है वो मेन लैटिन ही है। बाकी समझने के लिए आप उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन कह रहा है ना कि लैटिन से ही डिराइव्ड हुई है, तो जितनी भी ये इंग्लिश है, जितनी भी साइंस है, ये सभी डिराइव हुई है लैटिन से। बाकी उसको आप जैसा चाहें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम में, बायोलॉजिकल नेम में जो पहला नाम होगा, जो पहला अक्षर होगा, रिप्रेजेंट द जीनस। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या था, जीनस था। एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, और इंडिका क्या था, ठीक है। जीनस की बात करें तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था मैंजीफेरा, थोड़ा छोटा लिखा है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी समझ जाना, है ना। और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका, समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए अभी कैसे इसमें क्वेश्चन आता है हम बात करेंगे। तीसरा है बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। अगर मान लो हाथ से लिख रहे हो, कंप्यूटर है तब तो इटैलिक्स लिख लोगे, चूज कर लोगे। हाथ से कैसे इटैलिक्स बनाओगे, हाथ में तो नहीं है ना। तो अगर हाथ से लिख रहे हो, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो हाथ से लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन का मतलब नीचे एक लाइन खिंचानी होगी, और प्रिंटेड या उसको प्रिंट निकालना होगा, ठीक है, इन इटैलिक्स। और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और किस में, इटैलिक्स में। हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन करो, या तो प्रिंटेड कराओ उसको इटैलिक्स में, ठीक है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और अगर इटैलिक्स में लिखा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये लैटिन से ओरिजिन हुई है, ठीक है। लास्ट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो जीनस होगा, जीनस क्या था, मैंजीफेरा, उसका जो पहला वर्ड है वो होगा कैसा, कैपिटल लेटर। जब हमने मैंजीफेरा लिखा तो मैंजीफेरा में एम जो है वो हमारा कैपिटल था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला जीनस बता रहा है मैंजीफेरा में, वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, जो इंडिका होगा, स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। आप देखिए इंडिका का जो आई है वो मैंने कैपिटल नहीं लिया है, समझ रहे हो। मैंजीफेरा का एम कैपिटल है, लेकिन इंडिका का आई कैपिटल नहीं है। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर का, कि अगर किसी का भी हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इन रूल को हमें फॉलो करना होगा। पहला वाला रूल, दूसरा वाला रूल, तीसरा वाला रूल और चौथा वाला रूल। अब बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके में, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या हाउ मैनी ऑफ द ट्रू, ए बी सी डी, या तो ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डायरेक्ट यही लाइन लिखी होंगी, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखा होगा, यही लाइन कोई भी लिख देगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, या चारों लाइन लिख के पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, तो ऑल ऑफ दीज चूज कर देना। आपको अगर ये याद नहीं है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये याद रखना पड़ेगा
कि पहला जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि यूनिवर्सल रूल के हिसाब से इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो साइंटिफिक नेम है उसमें ये जो जीनस वाला है उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला अक्षर स्मॉल में होना चाहिए। तो यही ऊपर नीचे कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां करके और पूछ देगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा याद रखना है। चलो हम एग्जाम्पल बात कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसे रफ कर देता हूँ, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है। और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ मैं ये सारे पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप जो चाहें वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे नोट्स में हर चीज़ कवर है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की दी होगी, ठीक है। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। टिंग 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 टिंग। It's magic, it's magic. Ting 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 ting. It's magic, it's magic. How back do you need? It's magic, it's magic. How back do you need? पर्दे के उठते ही पर्दे के गिरते ही बदला नहीं जो बदल सकता है, कुछ भी सच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है। इट्स मैजिक। चले एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये जो चीज़ें पढ़ी उसमें से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगो की बात कर रहे थे, मैंजीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम या आप कहना चाहें साइंटिफिक नेम, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये आपका जीनस कैपिटल लेटर है, ठीक है। जीनस कैपिटल लेटर, ये आपका स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट जो आप कहना चाहें, ये कैसा है, स्मॉल लेटर है, ठीक है। यही बात कर रहे थे, है ना। कोई दूसरा हम ले लेते हैं, चलो मान लो जैसे मैन का ले लेते हैं, ह्यूमन का ले लेते हैं, ठीक है। मैन का मतलब यहाँ मैन विमेन जो भी हो, ह्यूमन का मान लेना, ठीक है। क्या होता है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस होता है ना साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो यहाँ पर होमो कैसा है, एच कैपिटल है और ये स्मॉल है। एस मतलब स्मॉल नहीं, होमोसेपियंस का जो एस है वो स्मॉल लेटर है, ठीक है, स्मॉल लेटर। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यही चीज़ें हम बात कर रहे थे, हाथ से लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और एक और चीज़, कभी कभी नाम ऐसे लिख के आ जाएगा, मैं 1 मिनट इसे रफ कर देता हूँ। कभी कभी लिखा होगा जैसे मैंजीफेरा इंडिका एल, ये, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये तो हो गया आपका जीनस, ये पूरा, ये हो गया आपका स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, या स्पीसीज कह लो। ये क्या है, LINN, एनी आइडिया सर, लीनियस जैसा लग रहा है,
पूरा लिखना भूल गए होंगे। मिसप्रिंट होगा सर बुक में, नहीं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये है आपका साइंटिफिक नेम, या कह दो, सॉरी साइंटिफिक नेम तो पूरा है, ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नेम, जिन्होंने इसकी खोज करी। कौन से साइंटिस्ट? जिन्होंने खोज करी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसकी खोज किसने करी थी? लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, इन्होंने खोज करी थी। अरे क्या लिख दिया, ठीक है सर, डॉक्टरों की लैंग्वेज है ना। तो ये कैरोलस लीनियस ने खोज करी थी, इसीलिए ये आगे का जो पार्ट है LINN, इसी को लिखा गया है इन अ एब्रीविएटेड फॉर्म, इन अ एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। कभी भी ऐसा लिख के आ जाए तो ये पूछेगा क्या है, तो इसका मतलब है लीनियस, ठीक है, गिवन बाय द कैरोलस लीनियस, दिस इज अ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और गिवन बाय द कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो पूरा नाम इस तरह से लिखते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे होगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला कॉमन सा टर्म क्या है? रफ करें इसे, रफ करता हूँ। टिंग 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 टिंग। गेस कर रहे हो क्या कौन सी मूवी का है? करो करो, समझ में आ जाएगा। टिंग 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 टिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देख लेते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाय विच एनीथिंग इज अ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ों को आप ग्रुप कर दीजिए और उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाई कर दीजिए। जैसे हम लोग हैं, अगर हम बात करें ह्यूमंस कैसे होते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमन को कैसे क्लासिफाई करेंगे आप, तो आप बताएंगे कि उनके 2 पैर होते हैं, ठीक है, 2 हाथ होते हैं, नाक, कान, आँख, मुंह, बाल, उनकी हाइट इतनी होती है। कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स देखकर बताएंगे ना। जैसे हम कहेंगे बिल्ली कैसी होती है, तो आप बिल्ली के कैरेक्टर्स कुछ बताएंगे, डॉग कैसे होता है, प्लांट्स कैसे होते हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ को उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से, यानी कि कैसा दिखाई देता है उस हिसाब से क्लासीफाई कर देना, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, यानी कि हर किसी का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्ली का अलग है, गधे का अलग है, घोड़े का अलग है, कुत्ते का अलग है, इंसान का अलग है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अलग अलग कैरेक्टर है, तो उसी कैरेक्टर के बेस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करना, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसी को हमने टैक्सा, एक नाम दे दिया गया है टैक्सा। उसका मतलब क्या होता है? कैट, मैमल्स, वीट, राइस, मतलब कुछ भी समझ लो, है ना। चाहे हम बिल्ली की बात करें, कुत्ते की बात करें, इंसान की बात करें, खेती की बात करें, तो हम गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो हर चीज़ को क्या है, अलग अलग कॉन्वेनियंट कैटेगरी में उसको क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। और उसी को जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं, जैसे बिल्ली की बात करें, तो हम बिल्ली को ऐसे नहीं बोल देंगे कि मान लो सपोज आ गया साइंस में कि क्लासीफाई द कैट, हाउ विल यू डिफाइन। सो आप ये नहीं बोलोगे कि म्याऊं म्याऊं, है ना, म्याऊं म्याऊं करे तो बिल्ली, ऐसा नहीं है। साइंस के हिसाब से जब हम उसे डिफाइन करेंगे कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैमल्स में क्या होते हैं, है ना, और इन एनिमल्स में, प्लांट्स में, जब साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड टैक्सा, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज़ का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पूरी होल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको आप देख लें। इसे मैं रफ कर देता हूँ और उस छोटे से टॉपिक को देख करके फिर ये लेक्चर
एंड करते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ। यही लिख लेते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक है दैट इज सिस्टमैटिक, ताकि आपका ये जो पोर्शन है ना नोमेनक्लेचर और ये सब, ये आज ख़त्म हो जाएगा और कल हम नई चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक नाम से समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज़ एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप बना दें दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टमैटिक। अब यहाँ क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, ये टर्म है, कभी कभी आ जाता है एक नंबर क्या नीट में क्वेश्चन आ जाता है सिस्टमैटिक, नीचे डिफिनेशन दी होती है। तो सिस्टमैटिक का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ सिस्टमैटिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, लैंग्वेज तो बहुत सारी लिखी रहती है। मान लो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 2। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा नहीं कि एक मैं इंसान एक आप इंसान, जब बात करें मैमल्स की ऐसा नहीं है कि हम दोनों इंसान की बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनिज्म मैं एक ऑर्गेनिज्म आप, ऐसा नहीं। ऑर्गेनिज्म 1 का मतलब मान लो यहाँ पर कैट है, डॉग है, लायन है, प्लांट्स हैं, कुछ भी हैं। दूसरा अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, मान लो जैसे कैट है, यहाँ डॉग है, ठीक है, यहाँ टाइगर है, यहाँ मैमल्स हैं, अलग अलग स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म, या मान लो अगर हम बात करें कैट की ही, ठीक है, कैट की, यहाँ बात करें डॉग की, ठीक है, या बात करें मैमल्स की, ठीक है, समझ आना। तो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कैट के बारे में पढ़ते हैं, डॉग के बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इन दोनों में क्या ऐसा है, कुछ मिल रहा है क्या, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं क्या इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म में। इवोल्यूशन के हिसाब से जब ये बड़े हुए तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी, है ना। तो वो सिमिलरिटीज़, ठीक है, सिमिलरिटीज़ इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। सिंपली किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज़ को पहचानना, सिमिलरिटीज़ को देखना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिस्टमैटिक। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पर होता है आपका लेक्चर समाप्त। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।